दोस्तों, कुंभ का मेला अपने चरम पर था। हर तरफ आस्था का माहौल था। हर दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। वहीं पर एक 30 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल था, राहुल भी संगम स्नान करने के लिए पहुंचा होता है। राहुल के भी जीवन में बहुत सारे कष्ट थे। उसके दिल पर भी एक बहुत बड़ा बोझ था। उस बोझ को हल्का करने और अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए वो भी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वो संगम स्नान करता है और संगम स्नान करने के बाद वहीं पर घाट पर बैठ करके अपने मन की शांति के लिए काफ़ी देर तक बैठ करके और इधर उधर देखने लगता है। साधु संतों को पूजा पाठ करते हुए और श्रद्धालुओं को संगम में स्नान करने के लिए देखते हुए उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। घाट का वो मनोरम दृश्य उसके मन को बिल्कुल लुभा रहा था और ये सारी चीज़ें बैठ करके वो काफ़ी देर से देख रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र वहीं घाट पर थोड़ी दूर पर बैठी हुई एक पतली दुबली सी महिला के पास जाता है। वो महिला काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी पतली थी, एक हल्की सी पुरानी साड़ी पहन करके और थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी, अपनी गर्दन को नीचे करके और कुछ ऐसे सोच रही थी जैसे उसके ऊपर कोई बड़ा विपत्ति आया हुआ है। उसके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। जैसे उस महिला को देखता है, उसकी हालत को देखता है तो उस महिला को पहचान जाता है और अपने मन में ही बुदबुदाता है, प्रिया। जैसे ये नाम लेता है उसके जहन में वो सारी चीज़ें कौंधने लग जाती है। ये वही प्रिया थी जिसको कुछ सालों पहले वो दिलो जान से चाहता था, जो उसकी ज़िंदगी हुआ करती थी। और आज वही प्रिया इस तरह से इस कंडीशन में घाट पर बैठ कर के क्या कर रही है। ये सारी बातें जैसे उसके जहन में आती है वो तुरंत उठ करके और भाग करके उस महिला के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद ज़मीन पर बैठ करके हल्के से आवाज़ में कहता है, प्रिया। जैसे ही वो महिला ये नाम सुनती है, अपने गर्दन को, अपने सिर को ऊपर करती है और जैसे ही ऊपर करती है उस महिला को देखता है तो ऐसा लग रहा था कि महिला बिल्कुल सुनने में, उसका चेहरा बिल्कुल गिरा हुआ था, मुरझाया हुआ था। वो महिला बिल्कुल कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जैसे ही राहुल उसकी ये हालत देखता है, राहुल के भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। तभी वो महिला कहती है कि राहुल, हल्की सी आवाज़ से कहती है कि राहुल। राहुल अपना नाम सुनता है और उसके बाद उसके आंसुओं की धारा और तेज़ बहने लग जाती है। उस प्रिया के नज़दीक जाता है और कहता है कि प्रिया, ये कौन सी हालत बना रखी हो, क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम अपने जीवन के साथ क्या खिलवाड़ कर रही हो। प्रिया कहती है, राहुल, मेरी जीवन तो बर्बाद हो चुकी हो, मैं तो ख़त्म हो चुकी हूँ, मैं बहुत अब गिनती के दिनों की मेहमान हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है, मुझे एक बहुत ही बड़ी बीमारी ने घेर लिया है। अब किसी तरह से 2-4 दिन, जितने दिन कट रहा है उतने ही काट रही हूँ और इसी दुख तकलीफ़ में मैं अपने जीवन को किसी तरह से जी रही हूँ। मैं अब जीना भी नहीं चाहती हूँ और शायद भगवान को भी मंजूर नहीं है कि मैं अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक रह पाऊँ। ये सारी बातें जैसे ही राहुल सुनता है, राहुल की आंखें और तेज़ तेज़ से बरसने लगती हैं। राहुल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं किया करते। इस तरह की यहाँ पर संगम स्नान करने के लिए आकर के संगम के घाट पर इस तरह के उल-फिजूल बातें मत किया करो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आ गया हूँ ना। तुमने इतने दिनों तक, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियाँ थी, इतनी कष्ट थे, इतनी दिक्कतें थी, इतनी बड़ी बीमारी तुम्हें हो गई, लेकिन तुमने कभी भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की। कम से कम एक बार तो बताया होता। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ थी, तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग हो गया था, लेकिन फिर भी कभी तो हमारा साथ था, कभी तो हम एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे के लिए मरते थे। वही बातों को याद करके कम से कम एक बार तो फ़ोन कर दिया होता, एक बार तो अपने बारे में बता दिया होता। ये सारी बातें करने के बाद राहुल रोने लगता है और राहुल को रोता हुआ देख करके प्रिया के भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो भी फूट फूट करके रोने लगती है। दोस्तों, आखिर ये प्रिया कौन थी, ये राहुल कौन था, दोनों के बीच में क्या रिश्ता था और प्रिया अकेले यहाँ पर घाट पर बैठ करके और क्यों आंसू बहा रही थी। उसकी इतनी हालत जो ख़राब हो गई थी, इतनी बड़ी उसको बीमारी लग गई थी, इसका जिम्मेदार कौन था। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही दर्द विदारक स्टोरी है। जब इस कहानी को आप सुनेंगे, अगर आपने अपने जीवन में किसी को प्यार किया होगा, किसी को दिल से चाहा होगा, तो ये कहानी आपको बिल्कुल अंदर तक बेच देगी। चलिए पूरी कहानी को जानते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, एक ही विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले राहुल की शादी वहीं के बगल की गांव की रहने वाली प्रिया नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ होती है। प्रिया देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका विचार, उसका दिल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। प्रिया राहुल को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और राहुल भी प्रिया को बहुत ही ज़्यादा चाहता था, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। राहुल प्रिया की ज़िंदगी थी और प्रिया राहुल की ज़िंदगी था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन समय के साथ साथ इन दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है। प्रिया राहुल के ऊपर शक करने लगती है और राहुल प्रिया के ऊपर शक किया करता था। हमेशा जब भी राहुल कहीं बाहर जाता था और अगर लेट आता था तो प्रिया यही कहा करती कि तुम्हारा बाहर किसी के साथ कोई अवैध संबंध है, तुम कुछ गलत काम करते हो। क्योंकि जो राहुल था एक बिजनेसमैन था, हार्डवेयर का उसका एक बड़ा बिजनेस था और सुबह से शाम तक वो अपने बिजनेस की देखभाल किया करता था, जिस वजह से उसे घर आने में काफ़ी लेट हो जाया करता था। और जब प्रिया ये सारी चीज़ें देखती थी तो हमेशा उसे ताने मारती थी और कहती थी कि तुम्हें तो पत्नी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं तो बाहर पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से बार बार जब वो ताना मारती थी तो राहुल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। राहुल भी उसे उल्टी सीधी बातें कह देता था और इस तरह से दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि प्रिया राहुल से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाती है और राहुल को बिना बताए ही अपने गांव चली जाती है, अपने माता पिता के घर चली जाती है और वहां जाने के बाद सीधे राहुल के साथ तलाक की अर्जी दायर कर देती है। और थोड़े ही समय में राहुल और प्रिया की तलाक भी संपन्न हो जाती है। और जब प्रिया का तलाक हो जाता है तो प्रिया अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ अपने गाँव रहने लग जाती है और राहुल अपने गाँव रहने लग जाता है। राहुल प्रिया को अभी भी दिलो जान से चाहता था, अभी भी ज़्यादा प्यार करता था, हमेशा प्रिया को याद किया करता था और यही सोचा करता था कि देखो एक छोटी सी नासमझ की वजह से हम लोग कैसे एक दूसरे से दूर हो गए। प्रिया ने अगर इस तरह से मेरे ऊपर शक नहीं किया होता तो शायद हम लोग इस तरह से दूर नहीं होते। लेकिन अगर यही गलती जो औरतें कर देती हैं जिसकी वजह से एक पूरा भी परिवार बिखर जाता है और हमारा पूरा परिवार आज बिखर चुका है। और यही सोच सोच करके राहुल अकेले में बैठ करके रोया करता था। प्रिया के माता पिता उसके साथ थे, तब तक तो प्रिया का देखभाल कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता जब गुजर जाते हैं तो प्रिया के जीवन के ऊपर तो काफ़ी पहाड़ टूट पड़ता है। उसके जो दो भाई थे प्रिया की देखभाल नहीं करते थे और ख़ास तौर से जो भाई थे उसकी जो पत्नियां थी वो प्रिया को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाती थी, वो प्रिया को देखना ही नहीं चाहती थी। कई कई दिनों तक प्रिया को खाना पीना भी नहीं दिया जाता था। इसी बीच में प्रिया को एक बहुत बड़ी बीमारी घेर लेती है और जब प्रिया हॉस्पिटल में उसे चेकअप कराने के लिए जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और शायद इसको अब ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी प्रिया जो भी उसके पास पैसे रुपए थे, जो भी गहने वगैरह उसके थे, सारी चीज़ों को बेच करके और अपना ट्रीटमेंट करवाती है। लेकिन लास्ट में डॉक्टर यही कह देते हैं कि अब शायद तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया नहीं जा सकता है क्योंकि तुम्हारी बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। प्रिया जब ये बातें सुनती है तो प्रिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, फूट फूट करके रोने लगती है और किसी तरह से अपने घर आती है और घर आकर के वो अपने भाइयों और भाभी को बताती है। तो उसके भाई और भाभी कहते हैं कि तुमने जैसा कर्म किया है वैसा फल तुम्हें मिला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारा जाके ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम्हें अगर तुम्हारे जीवन में, अगर तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हें मरना ही लिखा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके बाद उसके भाई और भाभी उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, उसे खाना पीना भी नहीं देते हैं। किसी भी तरह से जो प्रिया थी, आस पड़ोस वाले उसे अगर कुछ खाना पीना दे देते थे तो उसको खा पी करके अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से निर्वाह कर रही थी और अपनी बीमारी को ले करके और उसे झेल रही थी, अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से काट रही थी। एक दिन उसके पड़ोस की कुछ महिलाएं, उसके गांव की कुछ महिलाएं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, कुंभ मेले में स्नान करने के लिए जा रही थी। सॉरी, महाकुंभ नहीं, 2013 की बात है, ये कुंभ मेले की कहानी है। तो कुंभ स्नान करने के लिए जा रही थी और साथ में इसको भी जाने के लिए कहती हैं कि अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो कुंभ स्नान करने के लिए चलो, हम लोग के साथ चलो, तुम्हारा टिकट वगैरह भी हम लोग ही करा देंगे, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो प्रिया थी वो भी सोच लेती है कि चलो एक बार कुंभ स्नान कर लिया जाए, क्योंकि अब आगे तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन की अब ज़िंदगी बची हुई है, अब ज़्यादा दिन तो जीना नहीं है।
इसलिए चलो एक बार कुंभ स्नान करके ही आ जाते हैं। और उसके बाद वो महिलाओं के साथ कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो कुंभ स्नान करती है और कुंभ स्नान करने के बाद वहीं पर घाट पर बैठ करके और अपने जीवन के बारे में सोचने लगती है। बाकी महिलाएं जो थी कुंभ मेले में इधर उधर घूम रही थी और वो उनसे कहती है कि मैं यहीं पर घाट पर बैठी हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, आप लोग जाइए घूम करके आइएगा, तब तक मैं यहीं पर आप लोगों को मिलूँगी। और वहीं पर घाट पर बैठ करके अपने पुराने जीवन के बारे में सोचने लगती है। वो सारी चीज़ें सोचने लगती है जब राहुल के साथ उसकी शादी हुई थी, राहुल उसे विदा करके ले आया था, कितनी सुख समृद्धि के साथ अपने पति के साथ कितने प्यार से रहती थी। हमेशा राहुल उसे अपने पलकों पर बिठा करके रखता था। हमेशा जो भी उसका डिमांड होता था, जो भी वो मांगती थी, उससे पहले राहुल उसे ले आकर के दे दिया करता था। लेकिन गलत उसने एक झूठा उसने राहुल को शक किया था। शायद अगर वो इस तरह से राहुल के ऊपर शक नहीं करती तो आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। और यही सारी चीज़ें सोच सोच करके वो रो रही थी और अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी और यही सोच रही थी कि देखो, गलत सोचा मैंने अपने पति के बारे में, मैंने इस तरह से जो सोचा वो नहीं सोचना चाहिए था। राहुल शायद गलत नहीं था, लेकिन मेरी ही गलती है और जो गलती मैंने किया उस गलती का मुझे जो फल भगवान ने दिया है और उसी फल को मैं भोग रही हूँ। और यही सोच सोच करके घाट पर वो रोती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी उसी समय राहुल भी वहाँ संगम में स्नान करने के लिए पहुँचा था और वहीं पर घाट पर बैठ करके वो भी कुछ अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। लोगों को आते जाते स्नान करते हुए, साधु संतों को पूजा पाठ करते हुए देख रहा था। उस घाट के मनोरम दृश्य को उसे काफ़ी पसंद आ रहा था। वो उसे सारी चीज़ों को देख रहा था। तभी उसकी अचानक से थोड़े दूर पर बैठी हुई इस महिला की तरफ नज़र जाती है। ये महिला काफ़ी फटे पुराने कपड़े में बैठी हुई और वहाँ पर काफ़ी पतली दुबली सी। जैसे ही इसको देखता है, इसे देखने के बाद वो ऐसा महसूस करता है, पूरा चेहरा तो नहीं देख पाता लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद ये प्रिया ही है। वो प्रिया, जिस प्रिया को वो दिलो जान से चाहता था, जिस प्रिया को वो इतना प्यार करता था, उसके बिना तो उसका न सुबह होता था न शाम होता था। वो प्रिया को हमेशा देखता रहता था। ये वही प्रिया थी जो कभी आंगन में जब चहलकदमी करती थी तो उसे देख करके जो राहुल था वो खुश हो जाया करता था। बिल्कुल चंचल और शौक लड़की थी जो पूरे दिन भर खेलती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, मौज मस्ती किया करती थी और साथ में राहुल को दिलो जान से प्यार करती थी। ये वही प्रिया थी। आज जब उस प्रिया की यह हालत देखता है तो उसे रहा नहीं जाता, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो तुरंत उठ करके भाग करके उसके नज़दीक जाता है और वहाँ जाने के बाद हल्की सी आवाज़ से कहता है, प्रिया। प्रिया जैसे ही अपना नाम सुनती है वो बिल्कुल अपनी गर्दन जो नीचे करके रखी थी उस गर्दन को ऊपर उठाती है। अपने चेहरे को जब ऊपर उठाती है तो राहुल जब उसके चेहरे को देखता है तो बिल्कुल उसका चेहरा काफ़ी गिरा हुआ था, काफ़ी चेहरा उसका सूख गया था। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल कांटे की तरह से सूख करके हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी दिनों की नहीं है। वो बहुत ही बीमार और बहुत उदास लग रही थी। वो कुछ राहुल से कहना चाह रही थी लेकिन उसके आवाज़ लड़खड़ा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वो हल्की सी आवाज़ से कहती है, राहुल। राहुल जब अपना नाम सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लग जाते हैं और तुरंत वो प्रिया को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि प्रिया, ये कौन सी हालत बना रखी हो, ये क्या हो गया है तुम्हें। प्रिया फूट फूट करके रोने लगती है और राहुल से कहती है, राहुल, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हारे ऊपर शक किया मैंने और तुम्हारे ऊपर शक करके मैंने तुम्हारा जो साथ छोड़ दिया उसका फल मुझे भगवान दे रहे हैं। मैं जिन लोगों के भरोसे अपने घर चली गई थी, अपने माता पिता के पास चली गई थी, मेरे माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मेरी भाई और भाभी ने मुझे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे खाना पीना तक भी मेरा बंद करवा दिया, मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। जो मेरे पास जो पैसे रुपए थे, जो गहने थे, सारा चीज़ बेच करके मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया लेकिन शायद डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब तुम ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाओगी। इसलिए अब मुझे अब जीवन से अपनी कोई मोह नहीं है। मैं 2 4 5 10 दिन जितने दिन की हूँ उतने दिन की ही मेहमान हूँ और मैंने इसीलिए लास्ट समय में कुंभ स्नान करने के लिए यहाँ पर आ गई थी कि यहाँ से मरने से पहले कम से कम एक बार कुंभ स्नान कर लूँ। और मैं यहाँ आई हूँ। और इतना कह करके जो प्रिया थी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट करके रोने लगती है। तभी राहुल
उसको काफ़ी देर तक देखता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बाद कहता है, प्रिया मैं आ गया हूँ ना, ये तुम्हारी गलती है, इतना सारा तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो गया, इतनी सारी परेशानियाँ हो गई, लेकिन तुमने कभी भी मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया, कम से कम एक बार तो बता दी होती। ये हम दोनों की गलतफहमी थी जिसकी वजह से हम दोनों दूर हो गए थे। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं तुम्हारे जीवन से बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, मैं इस दुनिया में था, मैं ज़िंदा था। कम से कम एक बार अपनी परेशानी, अपनी बीमारी और अपने कष्ट के बारे में तो बता दी होती, मैं ज़रूर तुम्हारे पास आया होता। लेकिन तुम इतनी परेशान थी, इतना झेल रही थी, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से परेशानी में काट रही थी और तुमने कभी भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ भी था मैं, बेशक हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन कभी हमने एक साथ अपना समय बिताया था। हम दोनों ने एक दूसरे को दिलो जान से चाहा था, एक दूसरे को दिलो जान से प्यार किया था। कम से कम वो बातें सोच करके तो एक बार तो फ़ोन कर दी होती। इतना कहने के बाद राहुल भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, प्रिया को अपनी बाहों में भर लेता है और थोड़ी देर तक दोनों सुनने में एक दूसरे को निहारते रहते हैं और फूट फूट करके रोते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों अलग होते हैं तो राहुल कहता है, प्रिया मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, इतने बड़े हम लोग पापी नहीं हैं कि तुम मेरा साथ छोड़ करके चली जाओगी। मैं अब तुम्हें मिल गया हूँ और तुम मुझे मिल गई हो, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी बाहर निकाल करके ले आऊँगा, ये मेरा वादा है। प्रिया उसकी बातों को सुनती है तो प्रिया भी हल्का सा मुस्करा देती है और कहती है कि अब क्या कर सकते हो, अब इतनी बड़ी बीमारी से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेकिन राहुल कहता है कि नहीं, कुछ भी होगा मैं तुम्हें ले चल के तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा, और तुम इस बीमारी के टाइम पर इस कुंभ में स्नान करने के लिए आ गई हो तो ये भी एक तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है। गंगा मैया तुम्हारा सारा दर्द सारा दुख हर लेंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जीवन में काफ़ी परेशानियों से घिरे होते हैं, बहुत सारे उनके जीवन में कष्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जिनकी मौत बिल्कुल नज़दीक आ गई होती है, मरने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर आकर के इस पावन कुंभ में स्नान करते हैं। इस गंगा जमुना सरस्वती के इस पावन जल में जो स्नान करता है उसकी सारी विघ्न बाधाएँ, सारे कष्ट गंगा मैया दूर कर देती हैं। तुम्हारे भी कष्ट दूर होंगे, मेरा ये गंगा मैया के ऊपर पूरा भरोसा है। तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी और तुम्हें ठीक करने के लिए मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद उसे अपनी बाहों में भर करके वहाँ से उठा करके और अपने साथ ले करके चला आता है, सीधे ले आकर के अपने घर आता है। और घर आने के बाद उसे ले जा कर के तुरंत पास के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराता है। कुछ दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। पहले तो डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद ये मुश्किल है बच पाना, क्योंकि इसकी बीमारी इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ गई है। लेकिन जब धीरे धीरे ट्रीटमेंट होता है तो शायद बहुत बड़ा जो चमत्कार ही कहा जाएगा, गंगा मैया का एक चमत्कार होता है कि जो डॉक्टर्स पहले कह रहे थे कि ये शायद ठीक नहीं हो पाएगी, कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद वही डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि इस बात को तो हम मान ही नहीं सकते, ज़रूर कोई ना कोई एक चमत्कार हो रहा है जिसके वजह से ये जो आपकी पत्नी है धीरे धीरे बहुत ही स्पीड से अच्छी हो रही है, बहुत ही जल्दी से इनका रिकवरी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। ये बातें जब राहुल और प्रिया दोनों सुनते हैं तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। तकरीबन 6 महीने तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। 6 महीने के बाद डॉक्टर्स दोबारा चेकअप करने के बाद कहते हैं कि प्रिया बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, ये पूरी बीमारी से निजात पा चुकी हैं, ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इनको अब डिस्चार्ज करा के आप अपने घर ले जा सकते हैं। कुछ दिनों तक इनका ध्यान रखिएगा, दवा वगैरह इनका कंटिन्यू कुछ दिनों तक चलाते रहिएगा, इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा, अब ये बिल्कुल बीमारी से बाहर निकल चुकी हैं। जैसे ये सारी बातें प्रिया और राहुल सुनते हैं तो इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर राहुल प्रिया को कुछ दिनों के बाद उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा करके घर लेकर आता है और घर ले आने के बाद ये तुरंत प्रिया को अपने साथ लेकर के और प्रयागराज जाता है। वहाँ पर दोनों पति पत्नी संगम स्नान करते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, गंगा मैया की आरती करते हैं और कहते हैं, हे गंगा मैया, आपने फिर से मेरी पत्नी को जिंदा हमारी झोली में डाल दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज हमारी पत्नी फिर से हमारे साथ है और हम दोनों पति पत्नी एक साथ अपनी ज़िंदगी को फिर से आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद जो राहुल था वो प्रिया से कहता है, प्रिया क्या फिर से हम दोनों अपनी ज़िंदगी को उसी सिरे से शुरुआत कर सकते हैं जिस तरह से हमने शादी के बाद किया था। प्रिया राहुल को देखने लगती है और देखने के बाद प्रिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो राहुल को ज़ोर से
अपने बाहों में भर लेती है और कहती है कि आप ही हो। अब मैं आपके ऊपर कभी जीवन में शक नहीं करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने दूँगी, आपको किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। अपनी ज़िंदगी दे दूँगी लेकिन आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करने दूँगी। ये पूरी ज़िंदगी मेरी आपके लिए न्यौछावर है। आप जैसे चाहेंगे, जैसे रखना चाहेंगे, मैं वैसे रखने के लिए, वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। अपने पति को काफ़ी देर तक अपनी बाहों में भरी रहती है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे दोनों के। और उसके बाद दोनों फिर अलग होते हैं और अलग होने के बाद वहीं पर अगले दिन जा कर के पहले मंदिर में शादी कर लिया जाता है और शादी के बाद फिर दोबारा से जा कर के दोनों पति पत्नी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो राहुल था वो अपना बिज़नेस फिर से देखने लगता है। उसका बिज़नेस भी धीरे धीरे काफ़ी और ग्रोथ होने लगता है। देखते ही देखते करोड़ों का बिज़नेस उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों पति पत्नी काफ़ी हंसी खुशी से एक आलीशान बंगले में रहने लग जाते हैं। तकरीबन 1 साल के बाद राहुल और प्रिया को जुड़वा बच्चे होते हैं। जैसे ही जुड़वा बच्चे होते हैं, राहुल और प्रिया फिर से गंगा मैया को याद करते हैं और अपने बेटों को कुछ दिनों के बाद, एक बेटा था और एक बेटी थी, और दोनों को लेकर के फिर से गंगा मैया की आरती करने के लिए संगम में पहुंचते हैं और फिर से वहां संगम स्नान करते हैं और कहते हैं, हे गंगा मैया, आपने सिर्फ हमारी ज़िंदगी ही नहीं बचाई, हमारी झोली में एक ऐसा अमूल्य उपहार दे दिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों की ज़िंदगी आबाद हो गई थी। दोनों अपने बेटे और बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाल पल व्यतीत कर रहे थे। कुंभ में मिली ये दूसरी ज़िंदगी ने उन्हें सिखाया कि कभी भी अपनी उम्मीद न हारो। अगर प्यार सच्चा हो तो ज़रूर एक न एक दिन मिलता ही है, और यही इन दोनों के साथ हुआ था। दोस्तों, ये थी कहानी एक सच्चे प्यार की और गंगा मैया के आशीर्वाद की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।